हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डबल और नथिंग पे per view के बाद के दूसरे डायनामाइट शो की। और आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि शो पर क्या क्या हुआ और हमें शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और करते हैं डबल और नथिंग पे per view के बाद के दूसरे डायनामाइट शो और जे की शो पर क्या क्या हुआ। तो गाइज इस शो की शुरुआत सरप्राइजिंगली रिटर्निंग सुपरस्टार MJF ने की और यहाँ पर आकर बातें करते हुए MJF ने कहा कि MJF को पता है कि काफी सारे लोगों ने MJF को काफी मिस किया है और MJF जब यहाँ पर नहीं थे तब यहाँ पर AEW के अंदर ऐसे कई सारे लोग आए हैं जो कि अपने आप को बेस्ट क्लेम कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक ऐसा आदमी है जो कि अपने आप को रेन मेकर कहता है और उसके पास इतने पैसे है कि वो सिर्फ पैसों के बारे में बात करता है, पर जब उसकी बॉडी की तरफ देखा जाए तो लगता है कि उसके पास जिम मेंबरशिप तक नहीं है। दूसरा है AEW वर्ल्ड चैंपियन जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद अपने आप को MJF से बेटर मान रहा है। पर तीसरा है ब्रिटिश जो कि अपने आप को ब्रो कहता है और सबसे बेस्ट कहता है। पर इन सबको भूलना नहीं चाहिए कि इन सब के AEW के अंदर आने से पहले AEW MJF की टेरिटोरी है और MJF के अलावा AEW कुछ भी नहीं है। जो बातें MJF कर ही रहे थे कितने में यहाँ पर रूश आ गए और MJF से बात करते हुए रूश ने कहा कि जब MJF AEW के अंदर नहीं थे तब रूश ने AEW कंपनी के अंदर काफी बढ़िया मैचेस दिए हैं और AEW कंपनी को अपने कंधों पर कैरी फॉरवर्ड किया है। और MJF जिस पोजीशन के अंदर है वो पोजीशन रूश डिमांड करते हैं क्योंकि रूश उस पोजीशन के अंदर होनी चाहिए। जो बातें रूश ने कही पर यहाँ पर MJF रूश के एक्सेंट का मजाक उड़ा रहे थे जो देखकर रूश इनके अंदर आ गए और उन दोनों के बीच में काफी बड़ा ब्रॉल शुरू हुआ जहाँ पर कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर इन दोनों ही सुपरस्टार्स को सेपरेट कर लिया। और अब देखने में लग रहा है कि इनकी राइवलरी काफी पर्सनल हो रही है, तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमें शो पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला क्योंकि उन्हें मेन इवेंट के अंदर AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिलने वाला था क्योंकि लास्ट वीक रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के गॉन्टलेट मैच के अंदर एंटर करने से पहले ही वो मैच खत्म होगा। क्यों अगर एंटर करते तो वो नंबर 1 कंटेंडर बनते। पर इसके बाद हमें शो पर इंटरनेशनल चैंपियनशिप पर नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए एक फैटल 4-वे मैच देखने को मिला जहां पर रे फिनिक्स, ऑरेंज कैसिडी, जे लीथर और काइल ओ'रिली एक दूसरे को फेस कर रहे थे। और गाइस ये मैच मल्टीपल सुपरस्टार्स के बीच में था जिस वजह से ये मैच जैसे ही शुरू हुआ हमें काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। और इस मैच के अंदर एक के बाद एक ऐसे मूव्स हो रहे थे और ऐसे सीक्वेंसेस आ रहे थे जो देखकर काफी सारे लोग भी सरप्राइज थे। और एक के बाद एक इस मैच के अंदर काफी जबरदस्त सीक्वेंसेस के बाद इस मैच के आखिर में हमने देख कि यहाँ पर जे लीथर रे फिनिक्स पर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे पर रे फिनिक्स ने इसे एक रोल अप पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया और सरप्राइजिंगली फिनिक्स जीत लिया और इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं जिससे कि अब इंटरनेशनल चैंपियनशिप का मैच देखने के लिए मजा आने वाला। पर जैसे ये मैच खत्म हुआ वैसे हमने देखा कि यहाँ पर ट्रेंट और डॉन कैलस आ गए जो कि स्टील चेयर लेकर ऑरेंज कैसिडी पर अटैक करना चाहते थे, लेकिन ऑरेंज कैसिडी एक चेन लेकर रिंग के अंदर आ गए जहां पर ऑरेंज कैसिडी को देखकर ट्रेंट पीछे हट रहे थे। पर ऑरेंज कैसिडी को रोकने के लिए यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर आई। क्रिस स्टैटलैंडर को देखकर ऑरेंज कैसिडी रुक ही रहे थे, कितने में क्रिस स्टैटलैंडर ने ऑरेंज कैसिडी पर अटैक कर दिया जो देखकर ऑरेंज कैसिडी की मदद करने के लिए यहाँ पर विलो नाइटिंगेल आ गए जिन्हें देखकर क्रिस स्टैटलैंडर यहाँ से भाग गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे स्टोरी क्या है। लेकिन बाद में शो पर क्रिस जेरिको आते हुए दिखाई दिए और पूरे के पूरे शो पर जेरिको ऐसे ऐड कर रहे थे कि मानो जेरिको को सब कुछ पता है और जेरिको को सब कुछ सिखाने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर आते ही जेरिको ने कैमरामैन को कैमरा कैसे पकड़ते हैं वो सिखाया। लेकिन इसके बाद हमने शो पर देखा कि रेने पैकेट बैकस्टेज में विलो नाइटिंगेल का इंटरव्यू ले रही थी और यहाँ पर बात करते हुए विलो नाइटिंगेल ने कहा कि उनके करियर के अंदर फर्स्ट टाइम उन्हें किसी से धोखा मिला है और यहाँ पर विलो नाइटिंगेल अपना धोखा अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर रही और इसका गुस्सा अनजाने में क्रिस स्टैटलैंडर पर फूटने वाला है। जो बातें विलो नाइटिंगेल ने कही और इसके अंदर ऑरेंज कैसिडी ने विलो नाइटिंगेल की मदद की तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमें आगे शो पर क्रिस्टोफर डेनियल्स आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर क्रिस्टोफर डेनियल्स ने अनाउंस किया जो फॉरबिडन डोर पे per view के अंदर TNT चैंपियनशिप लैडर मैच होने वाला है उसके लिए फर्स्ट क्वालिफिकेशन मैच अनाउंस किया जहां पर हमें मार्क ब्रिस्को ब्रायन केज को फेस करते हुए दिखाई दिए। और जैसे ये मैच शुरू हुआ वैसे इस मैच के अंदर मार्क ब्रिस्को अपने एजिल इस्तेमाल कर ब्रायन केज पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे और काफी देर तक ब्रायन केज को इस मैच के अंदर कोई ओपनिंग ही नहीं मिली। पर ब्रायन केज ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक करते हुए मार्क ब्रिस्को पर काफी तगड़े मूव्स लगाए पर फिर भी मार्क ब्रिस्को गिव अप नहीं कर रहे थे और ऐसे में ही मार्क ब्रिस्को ने ब्रायन केज के मूव्स रिवर्स कर उन पर अपना फिनिशर एल्बो ड्रॉप लगा दिया और उन्हें पिन कर मार्क ब्रिस्को ने यह मैच जीत लिया है और TNT चैंपियनशिप लैडर के लिए हो चुके जहां पर डॉन कैलस और कुनुस्की तकेत्सा दूर से मार्क ब्रिस्को को देख रहे थे जो कि पहले से ही इस मैच के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं और वो भी कोलिजन शो पर जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। पर मार्क ब्रिस्को की जीत देखते ही यहाँ पर बैकस्टेज से बात करते हुए जंगल बॉय ने कहा कि मार्क ब्रिस्को तो इस मैच के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं लेकिन सबको पता है कि TNT चैंपियनशिप की डेस्टिनी क्या है और जंगल बॉय के हाथ के अंदर आना है। ये कहकर जंगल बॉय यहाँ चले गए तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमने शो पर रेने पैकेट समोज और हुक्का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और रेने पैकेट इनसे पूछ रही थी कि इन दोनों के बीच में किस
तरीके का रिलेशनशिप है और यहाँ पर ये दोनों बात कर ही रहे थे। कितने में यहाँ पर टोनी नीस आ गए जो कि हुक की इंसल्ट कर रहे थे, जो देखकर हुक फिर एक बार टोनी नीस पर अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर समाओ जो ने फिर एक बार हुक को रोका और कहा कि हुक को इतना जल्दी गुस्सा होने की जरूरत नहीं है और लोग हुक को उकसाएंगे, पर हुक को अपने टाइम पर बदला लेना चाहिए। जो चीज यहाँ पर समाओ जो ने हुक को सिखाई तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमने देखा कि जेरिको बैकस्टेज में मैट मनार्ड और एंजेलो पार्कर से मिले और इन दोनों को यहाँ पर जेरिको किस तरीके से रेसल करते हैं ये सिखाकर चले गए, जो देखने में काफी सरप्राइजिंग था। लेकिन इसके बाद हमें शो पर द क्लेम अपना रैप करने के लिए आते हुए दिखाई दी, पर यहाँ पर टाइटन स्क्रीन पर द यंग बक्स आ गए और द क्लेम से बात करते हुए द यंग बक्स ने कहा कि यंग बक्स ने द क्लेम का इस वीक का डायनामाइट शो का सेगमेंट कैंसिल कर दिया है क्योंकि द क्लेम ने यंग बक्स की इंसल्ट की है, जो देखकर अक्लेम काफी गुस्सा हुई, पर उनका सेगमेंट कैंसिल हो चुका था, इसीलिए द क्लेम को यहाँ जाना पड़ा। जिसके बाद हमने शो पर देखा कि रेने पिकेट स्वर्ड स्ट्रिकलैंड का इंटरव्यू ले रही थी और यहाँ पर बात करते हुए स्वर्ड स्ट्रिकलैंड ने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट प्रिंस नाना को दिया और कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट विल ऑस्प्रे को दे दे क्योंकि ये उनके फॉरबिडन डोर के मैच के लिए होने वाला है। और यहीं पर बात करते हुए स्वर्व ने कहा कि स्वर्व सबको बताना चाहते हैं कि अगर कोई दलील के खिलाफ जा रहा है और वो भी AEW को रिप्रेजेंट करते हुए तो सभी लोग स्वर्व को इनवाइट करना ना भूले क्योंकि स्वर्व AEW वर्ल्ड चैंपियन है। जो बात यहाँ पर स्वर्व ने कही कि स्वर्व दिलीट के खिलाफ जाने के लिए रेडी है। पर इसके बाद हमें मर्सिडीज मोने का भी बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला जहाँ पर बात करते हुए मर्सिडीज मोने ने स्टेफनी वैंकोर के साथ अपने रिलेशनशिप डिस्कस किया और कहा कि इस बार के लिए मर्सिडीज मोने स्टेफनी वैंकोर का चैप्टर अपने बुक्स में से हमेशा के लिए बंद करने वाली है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे मर्सिडीज मोने और स्टेफनी वैंकोर के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर पूरी की पूरी ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब CMLL सुपरस्टार्स के खिलाफ एक 8-मैन टैग टीम मैच देती हुई दिखाई दी और ये मैच शुरू होते ही ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब रिंग के नीचे सब पर अटैक कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैच रिंग के अंदर आया वैसे हमें CMLL के सुपरस्टार्स इस मैच के अंदर टेक ओवर करते हुए दिखाई दिए और सभी ने इस मैच के अंदर हाई फ्लाइंग मूव्स लगाकर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब पर अच्छा खासा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की यूनिटी इस मैच के अंदर कारगर साबित हुई और यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने एक के बाद एक CMLL के हर एक सुपरस्टार को टेक डाउन किया और आखिरकार विल यूथा ने इनमें से एक सुपरस्टार पर एक रोल अप पिन कर दिया और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने करीब करीब 8-9 महीनों बाद अपना कोई मैच जीता है और वो भी यूनाइटेड। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे उनके लिए क्या होता है। पर इसके बाद हमें जेरिको फिर एक बार बैकस्टेज में लोगों को ये सिखाते हुए दिखाई दिए कि कैटरर से खाना कैसे लेते हैं। और इसके बाद हमें डेनियल गार्सिया के लिए भी एक हाइप वीडियो देखने को मिला और यहाँ पर बात करते हुए गार्सिया ने कहा कि गार्सिया काफी जल्दी AEW कंपनी के अंदर एक हायर रोड पर जाने वाले हैं और उनका करियर एक काफी बड़े लेवल पर जाएगा। तो देखने के लिए मजा आएगा कि गार्सिया इसके ऊपर क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें द क्लेम बैकस्टेज में यंग बक्स से मिलती हुई दिखाई दी और द क्लेम ने यंग बक्स को कहा कि आज नहीं तो कल यंग बक्स को क्लेम के सामने आना ही पड़ेगा और तब अक्लेम यंग बक्स को नहीं छोड़ेगी। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इसका मतलब क्या है। लेकिन इसके बाद हमें यंग बक्स क्रिश्चियन केज के साथ बैकस्टेज में बातें करते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कहा कि क्रिश्चियन केज वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाया क्योंकि लोगों ने उन्हें स्क्रू किया है और क्रिश्चियन केज को एक और टाइटल अपॉर्चुनिटी चाहिए। जो बातें क्रिश्चियन केज ने कही पर यंग बक्स ने कहा कि यंग बक्स डायरेक्टली क्रिश्चियन केज को अपॉर्चुनिटी ऑफर नहीं कर सकते क्योंकि इसके बाद हर एक डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी मांगेगा। पर यंग बक्स आगे चलते हुए क्रिश्चियन केज को काफी जबरदस्त फेवर कर सकते हैं। जो बातें यहाँ पर यंग बक्स ने कही तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्रिश्चियन केज के साथ क्या क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर मराया में 1-on-1 मैच के अंदर सराया को फेस करती हुई दिखाई दी और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार मराया में और सराया इन दोनों के बीच का ये मैच रेसलिंग वाइज काफी जबरदस्त मैच रहा है और फीमेल रेसलर्स को देखकर सच में ऐसा लग रहा है कि फीमेल रेसलिंग काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है और मराया में भी इस मैच के अंदर अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही थी। पर आखिरकार जब सराया ने मराया में पर अपना सबमिशन लगा दिया तो इससे नहीं बच पाए और सबमिशन के सहारे सराया ने मैच जीत लिया। जो देखकर इस मैच के आखिर में टोनी स्टॉर्म मराया में को देखने के लिए जा रही थी पर सराया ने मराया में और टोनी स्टॉर्म पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ये देखकर इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर मीना आ गई और मीना ने यहाँ पर सराया और हार्ली कैमरन पर अटैक कर दिया। मराया में को बचाकर ऐसा दिखा रही थी कि वो मराया में के बारे में ज्यादा केयर करती है। जो देखकर टोनी स्टॉर्म और मीना एक दूसरे के ऊपर जा रही थी पर मराया में ने इन दोनों को सेपरेट किया। पर जब हक करने की बारी आई तो सबसे पहले मराया में ने मीना को हक किया और उसके बाद टोनी स्टॉर्म को। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे जब मीना और टोनी स्टॉर्म एक दूसरे के खिलाफ जाती है तो यहाँ पर मरिया में किसका साथ देती है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर क्रिस जेरिको बैकस्टेज में प्राइवेट पार्टी के पास जाते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए जेरिको ने कहा कि प्राइवेट पार्टी को अपनी प्राइवेट पार्टी सबके लिए ओपन करनी चाहिए जिससे ही प्राइवेट पार्टी काफी बड़ी बन पाएगी। और यहाँ पर प्राइवेट पार्टी ने जेरिको के एडवाइस लेने के लिए मना कर दिया जिस पर जेरिको ने प्राइवेट पार्टी को नेक्स्ट वीक जेरिको से मिलने के लिए कहा। तो देखने के लिए मजा आएगा कि नेक्स्ट वीक क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर ब्रायन का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला जहाँ पर बात करते हुए ब्रायन ने कहा कि ब्रायन ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के अंदर कम्पीट करने वाले हैं और ब्रायन ने मैच जीतकर फिर एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि ब्रायन ऐसा कर पाते हैं या नहीं। लेकिन इस सब के बाद फाइनली टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट का जहां पर हमें स्वर्ड स्ट्रिकलैंड अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार ये मैच AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए काफी जबरदस्त मैच रहा है जहां पर स्वर्ड रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के पैर को टारगेट कर रहे थे और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग हमेशा की तरह ही अपने अपोनेंट के पीठ को, जिस वजह से इस मैच को देखने के लिए काफी मजा आया। और इस मैच के अंदर काफी जबरदस्त बैक एंड फोर्थ एक्शन भी चला और कई बार इस मैच के अंदर ऐसे मूव्स भी हुए जो देखकर
पूरा का पूरा क्राउड भी काफी शॉक था और इस मैच के अंदर काफी क्लोज फॉल्स भी हुए। लेकिन जहां तक बात थी इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में स्वर्व ने रॉड्री स्ट्रॉन्ग पर अपना फिनिशर हाउस कॉल लगा दिया और उन्हें पिन कर स्वर्व ने मैच जीत लिया है और स्वर्व स्टिल है AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और इसी डबल और नथिंग पे-per-view के बाद का दूसरा डायनामाइट शो ऑफ एयर गया, जो शो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?